नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे अपराध जगत की। जेल की सलाखों के पीछे बंद एक गैंगस्टर, लेकिन खौफ ऐसा कि दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा तक उसका नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक शख्स जो सालों से जेल में है उसका नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है, कैसे धमकी, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं में बार बार एक ही नाम सामने आता है। आज बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसके नेटवर्क और बढ़ते प्रभाव ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में हुई कुछ सनसनीखेज वारदातों ने एक बार फिर इस गैंग को चर्चा में ला दिया है। दिल्ली के एक जिम पर फायरिंग और हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में एक जिम संचालक की हत्या ने लोगों को झकझोर दिया और इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़े लोगों द्वारा जिम्मेदारी लेने के दावे भी सामने आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां और ज्यादा सक्रिय हो गई। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे चर्चित अपराध सिंडिकेट्स में शामिल हो चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और कई दूसरे इलाकों तक फैला हुआ है। और आरोप है कि गैंग रंगदारी, हथियारों की तस्करी, धमकी और टारगेट किलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल है और अदालतों में कई मामले चल रहे हैं और जांच एजेंसियां लगातार इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बंद है, लेकिन उसके नेटवर्क पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। जांच एजेंसियों का दावा है कि गैंग के अलग अलग सदस्य और सहयोगी बाहर रहकर पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं और यही वजह है कि किसी एक राज्य में कार्रवाई होने के बावजूद दूसरे इलाकों में गैंग की गतिविधियां सामने आती रहती हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। पिछले कुछ समय में कनाडा में भी कई गोलीबारी और धमकी के मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। कुछ घटनाओं की जिम्मेदारी गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लेने का दावा किया और कनाडा की जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस नेटवर्क को लेकर चिंता जताई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां रहने वाले कुछ कारोबारियों और समुदाय विशेष से जुड़े लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोप है। और यह कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गई है। अपराध की दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। सोशल मीडिया, पोस्ट, ऑनलाइन धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए गैंग अपने प्रभाव का संदेश देने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि किसी वारदात के बाद अक्सर जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट भी सामने आते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से यही समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई का जो खौफ है वो साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। कभी जिम के बाहर फायरिंग होती है, कभी कनाडा में जो है दुकानों के सामने गोलीबारी चलती है। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। चर्चा किसी विपक्षी दल की नहीं, बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर की है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? क्या नेता खुद को किनारे किया हुआ महसूस कर रहे थे? और क्या आने वाले चुनावों से पहले ममता बनर्जी में किसी बड़े बदलाव की आहट है? दरअसल तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और उनकी सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। और खास तौर पर बिहार से आने वाले कुछ चर्चित चेहरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी में उनकी भूमिका पहले जैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही। इन नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। दोनों ही राजनीति में सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और दोनों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। दोनों ने अलग अलग समय पर भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था और जब ये नेता टीएमसी में आए थे तब इसे पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना गया था और ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी बंगाल के बाहर भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल बंगाल की राजनीति और अगले विधानसभा चुनावों पर है और ऐसे में संगठन के भीतर उन नेताओं को ज्यादा अहमियत मिल रही है जिनकी पकड़ सीधे बंगाल की जमीन पर है। और यही वजह है कि कुछ बाहरी चेहरों की सक्रियता पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रही है। हालांकि यह भी सच है कि अभी तक किसी नेता ने खुलकर पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं दिया, ना ही किसी तरह के विद्रोह की आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन
कल जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने एक के बाद एक दावे किए थे अभिषेक बनर्जी को लेकर, और अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के दफ्तर जाना पड़ा, शाम को 6 बजे उनको आदेश था सीआईडी के दफ्तर में पेश होने का। ये सारी चीजें टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर और ज्यादा बढ़ाती जा रही हैं, और ऐसे में अपनी ही गुट में से बागी गुट निकलना ये साफ तरीके से जाहिर करता है कि टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर संकेत शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं। नेताओं की चुप्पी, कार्यक्रमों से दूरी या फिर सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देना भी कई बार बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जहां अंतिम फैसला ममता बनर्जी और उनके करीबी नेतृत्व के हाथ में रहता है। और यही शिकायत बाकी सारे सांसदों की थी, बाकी सारे विधायकों की थी, जो अब बागी गुट में जाकर जुड़ चुके हैं। पार्टी की पहचान भी काफी हद तक ममता बनर्जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, और ऐसे में संगठन के भीतर किसी तरह की असहमति या नाराजगी की खबरें स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाती हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी बड़ी पार्टी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। जब पार्टी का आकार बढ़ता है तो नए नेता जुड़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के चेहरे शामिल होते हैं, तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। हर नेता चाहता है कि उसकी भूमिका प्रभावशाली हो और उसे संगठन में जो है उचित स्थान मिले। लेकिन जब राजनीतिक प्राथमिकताएं बदलती हैं तब कई बार असंतोष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक असंतोष है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष इन खबरों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर किसी बड़े दल के भीतर असंतोष बढ़ता है तो उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश विरोधी दल जरूर करता है। तो पूरी पश्चिम बंगाल की नजरें भी, और यूं कहा जाए कि चलिए देश की नजरें भी ममता बनर्जी पर खास तौर पर जुटी हुई हैं, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक जो अटकलें लगाई जा रही थी उन सारी चीजों से ये साफ तरीके से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी किसी हद तक तो टूटती हुई नजर आ रही हैं। चाहे अभिषेक बनर्जी का सीआईडी दफ्तर जाना हो या बागी गुट का अपने ही गुट से निकल कर आना हो, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा राजनीतिक महत्व रखती हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पे हम बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जितनी भी चीजें हुई थी और जो अब हो रही हैं उसमें कांग्रेस को लेकर यहाँ पर अटकलें लगाई गई हैं, और उन अटकलों को लेकर ही यहाँ पर सारी चीजें जो है वो अब निकल कर आ रही हैं। और अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर बात होगी तेल की। तेल की बात हो रही है तो मध्य पूर्व अपने आप आएगा। तो आपको बता दें कि दुनिया की राजनीति में तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि ताकत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। दशकों तक मध्य पूर्व के तेल भंडार दुनिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहे। लेकिन अब एक नया सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ऊर्जा के खेल में इतनी बड़ी बढ़त बना ली है कि मध्य पूर्व के तेल की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। शेल ऑयल और प्राकृतिक गैस के बड़े उत्पादन ने अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल कर दिया है। एक समय था जब अमेरिका को अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है, और यही वजह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और इसी बदलाव ने एक नई बहस को जन्म दिया है। लंबे समय तक माना जाता रहा कि मध्य पूर्व का तेल दुनिया की राजनीति की दिशा तय करता है। तेल उत्पादक देशों के फैसलों का असर सीधे वैश्विक बाजार और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। लेकिन अब जब अमेरिका खुद ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है तो विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या दुनिया का ऊर्जा संतुलन बदल रहा है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मध्य पूर्व की अहमियत खत्म हो गई है। आज की दुनिया में, और आज भी बाकायदा बोला जाए तो आज भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार इसी क्षेत्र में मौजूद हैं, और वैश्विक सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो उसका असर भारत पर पड़ेगा, भारत में आने वाले तेल की कीमतों पर पड़ेगा, और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर तुरंत असर इसका दिखाई पड़ेगा। इसलिए मध्य पूर्व अब भी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। लेकिन अमेरिका की बढ़ती ऊर्जा ताकत ने निश्चित रूप से समीकरण बदल दिए हैं। अब ऊर्जा बाजार पहले की तुलना में ज्यादा विविध हो गया है। कई देशों ने वैकल्पिक स्रोतों और घरेलू उत्पादन पर ध्यान बढ़ाया है। इसके कारण
तेल उत्पादक देशों को भी अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है और भारत जैसे देशों के लिए भी ये बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और ऐसे में वैश्विक तेल बाजार में होने वाले हर बदलाव का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई और अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर दुनिया की ऊर्जा राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। अमेरिका की बढ़ती ऊर्जा ताकत और मध्य पूर्व की पारंपरिक तेल शक्ति के बीच बनता नया संतुलन आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह है कि बदलती दुनिया में ऊर्जा का अगला सुपर पावर कौन बनेगा। तस्वीरों में हम समझ सकते हैं कि जब से मध्य पूर्व तनाव शुरू हुआ है तब से तेल को लेकर जो है यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिलती है, रणनीति भी देखने को मिलती है और बयानबाजी भी देखने को मिलती है, क्योंकि मध्य पूर्व से जो तेल आता है मध्य पूर्व से, उसी को लेकर जो है भारत परेशान है, उसी को लेकर दुनिया के तमाम देश परेशान है, क्योंकि 20% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होती है। जिस तरीके से कहा जा सकता है यहाँ पर कि जितनी भी अटकलें यहाँ पर भारत के द्वारा लगाई गई या फिर पाकिस्तान के द्वारा लगाई गई, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की बात की, लेकिन सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व तनाव जब तक टल नहीं जाता, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, तेल की दिक्कतों का भी सामना तब तक करना पड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद शुरू हुआ राजनीतिक और कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों की व्याख्या का भी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था और नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को तकनीकी आधार पर चुनावी मुकाबले से बाहर किया गया, जबकि कांग्रेस का दावा है कि नामांकन पूरी तरह वैध था और इसी विवाद को लेकर मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को किस नजरिए से देखती है और क्या कोई राहत देती भी है या नहीं। कांग्रेस का कहना था कि यह मामला केवल एक सीट या उम्मीदवार का नहीं है, पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई बता रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी अपने फैसले को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं, यानी मामला पूरी तरह कानूनी व्याख्या और अदालत के फैसले पर टिका हुआ था। राजनीतिक रूप से भी यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं होते, बल्कि इनके जरिए राजनीतिक दल अपनी ताकत और रणनीति दोनों का प्रदर्शन करते हैं और ऐसे में किसी बड़ी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में नामांकन से जुड़े विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञ भी इस सुनवाई पर करीबी नजर बनाए हुए थे। फिलहाल अदालत में अभी भी सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस मामले ने चुनावी प्रक्रिया, नामांकन नियमों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सबकी निगाहें मीनाक्षी नटराजन पर हैं, क्योंकि इसी के विरोध में जो यहाँ पर जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला और पुलिस द्वारा जो है उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें, ये मुद्दा अब धीरे धीरे केंद्र का मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने को लेकर जितनी भी बातें हुई, कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं देश के साथ विश्वासघात बता रहा है और कांग्रेस चुनाव आयोग पर एक तरीके से सवाल उठा रहा है। तो क्या मीनाक्षी नटराजन को राहत मिलेगी? क्या नामांकन रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा? और ये मामला जो है आने वाले दिनों में नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे सकता है। लेकिन इन सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उसमें सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस यहां पर जो है अब बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और हम भी आपको लगातार बताते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।